आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक समुद्री ट्रिप पर जाती है। लेकिन ये ट्रिप भयानक तब बन जाती है जब उस लड़की को पता चलता है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड एक ख़तरनाक आदमी है जो लड़कियों की स्मगलिंग करता है। इसके बाद आगे क्या होता है देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी शुरू होती है रोज़ नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसके चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान होते हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी इंसिडेंट से गुजरी है और वो अभी भी सदमे में है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम रोज़ की मां अलमा को काम से वापस आते हुए देखते हैं। तभी पीछे से रोज़ आके अपनी मां को बर्थडे विश करती है जो कि अगले दिन है। फिर अलमा रोज़ को पैकिंग पूरी करने के लिए कहती है क्योंकि वो अगले दिन अलमा के बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जाने वाले थे। रोज़ को जाने का मन नहीं था पर फिर भी मॉम के कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रोज़ अपनी मॉम से कार की चाबी लेकर अपनी नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए चली जाती है जहां वो एक होटल में काम करती है। फिर अगली सुबह रोज़ काम से वापस आती है। तभी अलमा भी ट्रिप पर जाने के लिए लगेज के साथ बाहर निकलती है, लेकिन रोज़ ट्रिप पर जाने के लिए एक्साइटेड नहीं होती है पर अपनी मॉम के कहने पर ना चाहते हुए भी मान जाती है। अब रास्ते में वो अपने मॉम से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है तो अलमा कहती है कि मैं उसे ज़्यादा समय से तो नहीं जानती हूँ पर इतना पता है कि वो एक अच्छा इंसान है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है कि कैसे उसकी मॉम एक आदमी पर ट्रस्ट कर सकती है जिसके बारे में वो ज़्यादा नहीं जानती। अब थोड़ी देर में वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां अलमा अपने बॉयफ्रेंड डेरेक से जाकर मिलती है। इसके बाद डेरेक उसे मैप में दिखाता है कि हम यहां से जाने वाले हैं और ये रास्ता बर्मुडा ट्रायंगल के करीब से गुजरता है। डेरेक कहता है कि हम मंगलवार तक वहां पहुंच जाएंगे और वहां बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद जब अलमा कार से लगेज निकालने के लिए जाती है तो वहीं रोज़ कार से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे स्मोकिंग कर रही थी तो वो एक आदमी को देखती है जो उसके मॉम के पास जा रहा था। बाद में वो अपने मॉम से पूछती है कि वो आदमी तुमसे क्या पूछ रहा था, तो मॉम बताती है कि वो आदमी पूछ रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अब यहाँ रोज़ पहली बार अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड डेरेक से मिलती है जो उन्हें कहता है कि उसने ट्रिप पर जाने के लिए ये सेकेंड हैंड बोट खरीदी है जिसका नाम एनालिसा है। फिर ये तीनों बोट से अपने ट्रिप पर निकल पड़ते हैं और कुछ देर के बाद बोट पर वो अलमा का बर्थडे मनाते हैं और उसे विश करते हैं और इस मोमेंट को तीनों मिलकर एंजॉय करने लगते हैं। फिर डायरेक्ट अलमा को एक टी शर्ट और साथ ही रोज़ को एक नाइफ गिफ्ट करता है। इसके बाद रोज़ डायरेक्ट से उसके काम के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि पहले मैं पुलिस में था पर अब एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करता हूँ। इसके बाद वो रोज़ को गार्ड बांधना भी सिखाता है और फिर उसे बोट चलाने में मदद करने के लिए कहता है। सेलिब्रेशन ख़त्म होने के बाद सब बाहर चले आते हैं जहाँ डेरेक रोज़ को बोट चलाना सिखाता है और अलमा फ़ोन से उनके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने लगती है। लेकिन तभी वो अचानक बोट के मेन सेल से टकराकर पानी में गिर जाती है। तभी डेरेक अलमा की तरफ लाइफ जैकेट फेंकता है और रोज़ को केबिन से फर्स्ट एड एंड ब्लैंकेट लाने के लिए भेजता है। और जब रोज़ अंदर जाती है तो उसे केबिन में राइफल और पिस्टल रखे हुए दिखाई देते हैं जिसे देख के वो हैरान हो जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम के लिए ब्लैंकेट एंड फर्स्ट एड लेकर आती है। वहीं डेरेक भी अलमा को बोट पर ले आया था और रोज़ आकर अपनी मॉम को ब्लैंकेट देती है। अलमा को कोई चोट नहीं लगी थी और फिर वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि उसने उसका फ़ोन पानी में गिरा दिया है। और उसी समय वो देखते हैं कि मौसम बिगड़ रहा है तो वो नीचे केबिन में चले आते हैं। अलमा यहाँ कहती है कि उन्होंने इतनी दूर तक कभी भी ट्रेवल नहीं किया है, इसलिए वो सुझाव देती है कि उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए। पर डेरेक कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मौसम कल तक ठीक हो जाएगा। फिर अगली सुबह रोज़ जब ऊपर आती है तो वो देखती है कि मौसम साफ़ हो गया है और वहाँ पर पहले से ही उसकी मॉम बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। तो वो अपनी मॉम के पास जाकर बैठती है और कहती है कि वो यहाँ आके खुश नहीं है और घर वापस जाना चाहती है, जिस पर अलमा कहती है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है, तुम्हें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। फिर थोड़ी देर में डेरेक भी उनके पास आके उन्हें ज्वाइन करता है तो रोज़ उससे राइफ़ल के बारे में पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसने वो राइफ़ल सेफ्टी के लिए रखी है और ये उसका शौक भी है। तो रोज़ कहती है कि असल में मैं वो राइफ़ल एक बार चलाकर देखना चाहती हूँ। तो डेरेक राइफ़ल को बाहर निकालकर उसे फायर करना सिखाता है और रोज़ बहुत अच्छे से फायर करती है और ये देखकर डेरेक उसकी बहुत तारीफ़ करता है। अगले सीन में रोज़ अपने लैपटॉप पर देखती है कि उनसे कुछ दूरी पर एक और बोट है तो वो बाहर आकर दूरबीन से देखने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच डेरेक और अलमा ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो रोज़ को भी बुलाते हैं तो वो भी उन्हें ज्वाइन करती है।
लेकिन जल्दी रोज़ को चक्कर आने लगता है तो वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब वो उठती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो बाहर आकर देखती है और नोटिस करती है कि उनकी तरफ एक और बोट आ रही है जो सीधे आकर उनकी बोट से टकराती है और उस बोट से 2 आदमी आते हैं जो डेरेक पर गन पॉइंट करके उसे कोई चीज़ वापस देने के लिए कहते हैं। लेकिन डेरेक कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी अल्मा भी चिल्लाने लगती है उन्हें छोड़ देने के लिए, लेकिन उनमें से एक आदमी अल्मा को मारकर इंजर्ड कर देता है। और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये वही आदमी है जिसे हमने पहले अल्मा के साथ बात करते हुए देखा था। और यहाँ उसके साथी उसे कैप्टन बुलाते हैं। अब ये सब देखकर रोज़ बहुत ज़्यादा डर जाती है। वहीं अल्मा जब रोज़ को देखती है तो उसे पीछे रहने के लिए कहती है। वहीं डेरेक बार बार कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तभी कैप्टन अल्मा और डेरेक को गोली मार देता है, लेकिन डेरेक को गोली कंधे पर लगती है जिससे वो पानी में गिर जाता है। फिर कैप्टन और उसका आदमी केबिन में आते हैं और उन्हें वो चीज़ मिल जाती है जिसकी तलाश में वो आए थे, लेकिन वो रोज़ को नहीं देख पाते और जाते समय वो बोट पर आग लगा देते हैं। फिर उनके जाने के बाद वो बाहर आकर देखती है कि बोट में आग लग गई है, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने लगती है और तभी वो अपनी मॉम की लाश देखती है और ये देखकर वो सदमे में चली जाती है। अब अगली सुबह वो अकेली होती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ ही बोट भी जलकर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी और इंजन भी ख़राब हो गया था, जिसे वो ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर वो अपनी मॉम की बॉडी को एक कपड़े में लपेटती है ताकि घर वापस जाकर वो ठीक से उसे दफना सके, और यहाँ अपनी मॉम के लिए वो बहुत रोती है। इसके बाद वो मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन बोट में सब कुछ जल चुका था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो बाहर आके देखती है कि पानी में अभी भी डेरिक है जो रस्सी से बंधा हुआ था और वो अभी भी जिंदा था। इसके बाद वो उसे खींचकर ऊपर लाती है और उसे पानी पिलाकर उसका इलाज करती है। फिर रोज़ एक डिवाइस उसे दिखाकर पूछती है कि ये क्या है, तो डेरेक उसे झूठ बोलता है कि ये एक एक्स्ट्रा जिप है जो ख़राब है। असल में इस डिवाइस से सैटेलाइट तक इमरजेंसी सिग्नल भेजे जा सकते थे, पर डेरेक कहता है कि तुम उसे छोड़ो और बोट के ऊपर एक सेल लगाओ जिससे बोट आगे बढ़ने लगेगी। तो रोज़ एक सेल लेकर ऊपर बांधने की कोशिश करती है और बार बार ट्राई करने के बाद वो कामयाब हो जाती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां डेरेक रोज़ को बुलाता है तो वो जाकर उसके ज़ख्म की मरहम पट्टी करती है। तो डेरेक कहता है कि तुम्हें कुछ भी करके बोट को स्टार्ट करना होगा। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद रोज़ जाकर बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता, तो वो थक कर बैठ जाती है। इसी दौरान केबिन पर उसे डेरिक के कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं जिसमें डेरिक के साथ वो 2 लोग भी थे जिन्होंने बोट पर हमला किया था, और ये देखकर वो समझ जाती है कि डेरिक ने उन्हें अब तक झूठ बोला था। इसके बाद वो बाहर जाकर डेरिक को बेहोशी की हालत में उसके हाथ बोट से बांध देती है और फिर उसकी सेफ्टी नाइफ भी ले लेती है। मगर कुछ समय के बाद डेरेक अपनी जगह से गायब था, तो रोज़ उसे ढूंढने लगती है और कुछ समय ढूंढने के बाद डेरेक उसे नीचे मिलता है। तो रोज़ हाथ में चाकू लिए डेरेक से पूछती है कि तुम जानते थे कि वो आदमी कौन थे, पर तुमने झूठ क्यों बोला? जिस पर वो बस इतना ही कहता है कि वो एक राक्षस है और तुम उन्हें जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी डरा नहीं है और ना ही उसे अल्मा की मौत पर कोई दुख है। और इस तरह वो रोज़ को अपनी बातों में उलझाकर उससे बोट ठीक करवाने में मदद लेता है। अब रोज़ के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था सिवाय उसकी बातों के मानने के, तो दोनों मिलकर इंजन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, मगर वो बिल्कुल बेकार हो चुका था। अब इनके पास सिर्फ समुद्री हवाओं का ही सहारा था और इसी तरह से वो 2 दिन तक उस छोटे से सेल के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। फिर तीसरे दिन सुबह जब रोज़ बाहर आती है तो वो देखती है कि थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड है और डेरेक वहाँ एक कोने में अभी भी सोया हुआ था। तो वह डेरेक को बिना कुछ बताए बोट का रुख आइलैंड की तरफ मोड़ देती है, मगर सिर्फ एक सेल के सहारे बोट बिल्कुल किनारे पर नहीं जा सकती थी, इसलिए किनारे तक पहुँचने के लिए वो राफ्ट का सहारा लेते हैं। डेरेक भी आइलैंड पर जाने के लिए राज़ी था, मगर सिर्फ एक हाथ से वो रोविन नहीं चला सकता था, इसलिए रोज़ रोविन चलाती है और दोनों आइलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अचानक रोज़ के हाथ से रोविन का एक हिस्सा खुल जाता है और उसे लेने की कोशिश में वो पानी में गिर जाती है और उसे तैरना भी नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगती है। तभी डेरेक खुद को पानी में उतारता है और उसे किसी तरह खींचकर किनारे पर ले आता है।
मगर उसकी सांसें नहीं चल रही थी तो सीपीआर देकर डेरेक उसे होश में लाता है। अब होश में आने के बाद रोज़ डेरेक को ढूंढते हुए पास में ही एक गुफा के अंदर जाती है, जहां डेरेक को पीने का पानी मिल चुका था। तो वो रोज़ को भी पानी पीने के लिए कहता है। ये आइलैंड वीरान है, इसलिए रोज़ कहती है कि हमें किसी तरह वापस लौटना होगा, जिस पर डेरेक कहता है कि हाँ, हम ज़रूर जाएंगे, मगर अब जल्द ही अंधेरा होने वाला है, इसलिए आज रात हमें यहीं पर बितानी होगी। इसके बाद दोनों मिलकर राफ्ट को किनारे पर ले आते हैं और अंधेरा होने के बाद रोज़ राफ्ट में ही सो जाती है और डेरेक बाहर आग जलाता है। पर रोज़ को नींद नहीं आती है, इसलिए वो डेरेक के साथ बैठ जाती है। फिर दोनों में बातें होने लगती हैं। तो रोज़ बताती है कि उसके डैड एक सिपाही थे जो ड्यूटी के दौरान इराक में शहीद हो गए। फिर डेरेक अपनी कहानी बताता है और यहाँ उसका असली सच सामने आता है। वो बताता है कि मैं एक अच्छा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था, पर 10 साल ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, जिससे मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि वो मुझे एक हारा हुआ इंसान समझती थी। इसके बाद मैं बेईमानी के रास्ते पर चल पड़ा और बुरे लोगों के साथ मिलकर मैंने बहुत दौलत कमाई, और जिन लोगों के साथ मैं काम करता था उनमें से कैप्टन भी एक था, और जिन्होंने तुम्हारी मॉम को मारा है उनमें से कोई भी कैप्टन नहीं था, बल्कि वो कैप्टन के आदमी थे। असल में कैप्टन एक बहुत ही खतरनाक और चालाक आदमी है जो तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों की स्मगलिंग करता है, और मैंने गलत रास्ते में उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश की और उसकी एक कीमती चीज़ मैंने चुरा के अपने पास रख ली, जो उस रात को उसके आदमी लेने आए थे, और इस वजह से तुम्हारी मॉम भी मारी गई। मुझे पता है कि तुम्हारी मॉम एक बहुत ही अच्छी इंसान थी, पर मैं उसे कुछ ही महीनों से जानता था और सोचा था कि ट्रिप पर अच्छे से समय बिताएंगे। फिर वो कहता है कि तुमने मेरे हाथ में जो गांठ बांधी थी उसमें तुमने एक गलती कर दी थी। ये कहकर वो रोज़ को गांठ बांधना सिखाने के बहाने से उसके हाथ बांध देता है, लेकिन रोज़ अब तक समझ नहीं पा रही थी। तभी वो साइड में रखे बैग में जेब नाम के उस डिवाइस को देखकर पूछती है कि इसके बारे में तो तुमने कहा था कि यह ख़राब है, फिर तुमने इसे अपने पास क्यों रखा है। तो वो कहता है कि इस डिवाइस से सैटेलाइट पे SOS के सिग्नल भेजकर हमारी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है और हम यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे एक्टिवेट नहीं किया है क्योंकि उससे पहले मुझे तुम्हारा काम ख़त्म करना था। ये कहते ही रोज़ समझ जाती है और उसे एक मुक्का मार के तुरंत ही बैग से गन ले लेती है और उसको गन पॉइंट करके उस डिवाइस को एक्टिव करने के लिए कहती है। लेकिन जब वो नहीं मानता तो रोज़ ट्रिगर दबा देती है, पर गोली नहीं चलती क्योंकि गन की मैगजीन डेरेक के पास थी, और इस मौके से वो रोज़ पर टूट पड़ता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर रोज़ किसी तरह बचकर वहाँ से भागने लगती है और डेरेक भी गन रिलोड करके रोज़ पर शूट करने लगता है, लेकिन एक भी गोली रोज़ पर नहीं लगती और वो किसी तरह वहाँ से भागते हुए एक जगह छुपकर अपने हाथों से रस्सी खोल लेती है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेरेक अभी भी रोज़ के पीछे लगा हुआ था, लेकिन रोज़ का प्लान था कि वो राफ्ट लेकर यहाँ से निकल जाएगी, इसलिए वहाँ से उतरकर वो राफ्ट की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन डेरेक उसे देख लेता है और ऊपर से शूट करने लगता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह हिम्मत करके फिर से भागने लगती है और इतने में डेरेक भी ऊपर से गिर जाता है और उसके गिरते ही रोज़ भी रुक जाती है। फिर वो उसके पास जाकर देखती है कि डेरेक मरा तो नहीं है पर इंजर्ड हो गया है। उसके पास आते ही वो होश में आ जाता है और उसी हालत में रोज़ पर चाकू से अटैक करने लगता है और कहता है कि मुझे बोट पर ले चलो क्योंकि वो डिवाइस मेरे पास है और मेरे बिना तुम उसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगी। इसी बीच उसके चाकू का एक बार रोज़ पर लग जाता है, जिसके बाद रोज़ एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देती है और उसके बैग से वो डिवाइस ले लेती है, लेकिन वो डिवाइस एक्टिवेट नहीं कर पाती, जिस पर डेरेक कहता है कि तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगी, मुझे बोट पर ले चलो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन फिर भी रोज़ उसकी बात नहीं सुनती और उसे छोड़कर वापस राफ्ट के ज़रिए बोट पर चली आती है। बोट में पहुंचकर वो अपने ज़ख्मों पर मरहम पट्टी लगाती है और फिर सो जाती है, लेकिन रात को अचानक उठकर देखती है कि बोट भी अब डूबने लग गई है। तो वो जल्दी से कुछ ज़रूरी सामान इकट्ठा करती है और फिर अपनी मॉम की लाश को भी राफ्ट पर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों से छूटकर उसकी मॉम की लाश पानी में चली जाती है और उसे अपने मॉम की लाश को पानी में ही छोड़ना पड़ता है। इससे वो बहुत रोती है क्योंकि वो अपनी मॉम को पानी में नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके बाद वो बोट के साथ राफ्ट से जुड़ी हुई रस्सी को काट देती है क्योंकि बोट डूबने वाली थी। फिर आगे हम देखते हैं कि वो 2 दिनों तक ऐसे ही समंदर में तैरती रहती है
और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। लेकिन तीसरे दिन उसे एक बोट दिखाई देती है तो वो जल्दी से फ्लेयर गन चला देती है, मगर उसे लगता है कि सूरज की रोशनी की वजह से शायद वो बोट उसे नहीं देख पाई। पर रात को वही बोट उसे बचाने आ जाती है और उसे वहाँ से रेस्क्यू करके एक बड़े से शिप पे ले जाया जाता है। लेकिन वो देखती है कि सबके पास हथियार हैं और इसी दौरान वो सुनती है कि वो लोग कैप्टन नाम लेकर बातें कर रहे हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ये सारे लोग कैप्टन के हैं और ये शिप भी उसी का है। लेकिन वो कुछ हरकत नहीं करती और चुपचाप उनके साथ जाती है। फिर वो उसे ले जाकर खाना देते हैं और इसी दौरान नशे की हालत में एक लड़की वहाँ आती है जिसका नाम तबीता था और उसको एक आदमी वहाँ से लेकर चला जाता है। रोज़ समझ जाती है कि वो लड़की मजबूर है और इस शिप में इसकी तरह और भी लड़कियाँ हो सकती हैं, क्योंकि डेरिक ने कहा था कि कैप्टन लड़कियों की स्मगलिंग करता है। फिर रोज़ उनसे कहती है कि क्या मैं नहा सकती हूँ। फिर वो लोग उसे एक कमरा दे देते हैं और अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसे अब क्या करना है, और अगर इस शिप के ज़रिए ये लोग लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं तो ज़रूर कैप्टन भी इसी शिप पर होगा। इसके बाद वो अच्छे से नहाकर तैयार होती है और वहाँ से निकलकर एक और कमरे की तरफ जाती है, और उस कमरे में जाते ही उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसके आसपास और भी लोग थे। तो वो पूछती है कि क्या आप कैप्टन हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। इसके बाद वो उसके पास जाती है और उसे बातों बातों में अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है, और कुछ देर बाद मौका पाते ही कैप्टन के सर पे मारकर उसकी जान ले लेती है। इसके बाद उस कमरे से निकलकर वो एक दूसरे कमरे में चली जाती है जहां उसे तबीता मिलती है, तो वो उससे मदद मांगती है। वहीं कैप्टन को मरा हुआ देखकर उसके आदमी अलर्ट हो जाते हैं और रोज़ को शिप में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। वहीं तबीता से रोज़ पूछती है कि इस शिप में कहाँ पर गन्स रखी हुई हैं, तो वो बताती है कि इंजन रूम में बहुत सारी गन्स रखी हुई हैं और यहाँ मेरी तरह बहुत सारी लड़कियों को भी बंदी बनाकर कहीं ले जा रहे हैं, लेकिन इस समय उनमें से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन लोगों ने उन सभी लड़कियों को नशे में रखा है। इसके बाद वहाँ से निकलकर रोज़ उस कमरे में पहुँच जाती है और एक गन ले लेती है। तभी एक आदमी आकर उसे देख लेता है, पर रोज़ उसे शूट करके मार देती है। फिर उन लड़कियों तक पहुंचने के लिए वहां से आगे बढ़ने लगती है और रास्ते में कैप्टन के जितने भी आदमी होते हैं एक एक करके सबको मारने लगती है। वहीं एक लड़की के साथ उसका सामना होता है जो कैप्टन के लिए काम करती थी, लेकिन रोज़ उसके साथ फाइट करके उसे भी मार देती है। फिर उसका सामना कैप्टन के एक हट्टे कट्टे आदमी से होता है जो रोज़ को गले से पकड़कर मारने लगता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर आखिरकार उसे भी शूट करके मार देती है। इसके बाद रोज़ जब एक रूम में जाकर दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ बहुत ही कम उम्र की लड़कियों को बंदी बनाया गया है, पर इससे पहले कि वो उन्हें छुड़वाती, कैप्टन का एक और आदमी अभी भी बचा था जो आकर रोज़ पर गन पॉइंट कर देता है। हालांकि ये उसके लिए एक मुश्किल सिचुएशन थी, पर तभी उस आदमी के पीछे से तबीता आकर उसके सर पर मार देती है और इसी मौके से रोज़ उस आदमी को भी गन से शूट कर देती है। फिर रोज़ उस लड़की को यहाँ रखकर मदद के लिए सिग्नल भेजने के लिए रेडियो रूम की तरफ जाती है, मगर आगे बढ़ते हुए उसे एक और आदमी का सामना करना पड़ता है और वो होता है डेरिक, और उसे देखकर रोज़ हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो उस आइलैंड पर मर चुके थे। तो डेरिक कहता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन देकर मैंने कैप्टन से सौदा किया और उस डिवाइस का इस्तेमाल करके मैं उस आइलैंड से बच के निकला, और फिर रोज़ को मारना शुरू कर देता है और कहता है कि कैप्टन के साथ मेरी पहले से ही प्लानिंग थी और अब कैप्टन से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर रोज़ हंसने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे कैप्टन को पहले ही मार दिया है। ये सुनते ही डेरिक उसे मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और गन लेकर वापस आता है, तो वो देखता है कि रोज़ वहाँ से भाग चुकी है। इसके बाद वो रोज़ के खून के निशान देखते हुए ढूंढने लगता है, लेकिन उसके एक जगह पहुँचते ही रोज़ उस पर एक केमिकल रिलीज कर देती है जिससे डेरिक गिर जाता है। इसके बाद रोज़ वही चाकू निकालती है जो डेरिक ने दिया था और सीधा उसके सीने पर वार कर देती है और आखिरकार उसका काम तमाम कर देती है। इन सब के बाद वो थक चुकी थी और कैप्टन के सारे आदमी भी मर चुके थे। तभी उसके पास तबीता आती है और कहती है कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर रोज़ उन सारी लड़कियों के साथ शिप के ऊपर जाती है और दिखाती है कि ये शिप एक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है, जिससे सभी लड़कियां बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि अब ये वापस अपने घर जा सकती हैं। बंदरगाह पहुंचने पर मामला पुलिस संभालती है। इसके बाद हम वापस कहानी के शुरू में पहुंच जाते हैं
जहां रोज़ एक पुलिस ऑफिसर को ये सारी कहानी बता रही थी, जिस पर वो पुलिस वाला रोज़ की तारीफ़ करता है और कहता है कि सभी लड़कियों को उनके घर भेज दिया गया है और अब तुम्हें भी घर वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन रोज़ बहुत दुखी और परेशान थी और कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि अब मेरे लिए वहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मगर पुलिस वाला ये कहकर चला जाता है कि तुम्हारे पास अपना भविष्य है जिसको तुमने लड़कर हासिल किया है। यह सुनकर रोज़ा भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए हिम्मत जगाती है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी डेंजरस वाटर फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।